हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। आज हमारे सामने जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बीपीएससी बोर्ड की बुक्स हैं उसमें ये ऐसे इमर्जिंग क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाने हैं। अब वो किसके लिए पूछे जाने हैं, वो हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने वाला है। अब वो शिक्षक का एग्ज़ाम हमारा, तो इसमें भी पूछेगा ये, तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपका 1 नंबर 2 नंबर कहीं से भी छूटे ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। अब कौन सा अग्नाशय से स्रावित नहीं होता ये बताना। ये आपका ये ह्यूमन बॉडी का थोड़ा एक देख सकते हैं टॉपिक है इसमें। अब इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, आपको बताना है। इंसुलिन हो सकता है, या सेमोटेस्टिन हो सकता है, ग्लूकॉन हो सकता है, या या फिर वैसोप्रोसिन हो सकता है। अब वैसोप्रोसिन है, या फिर हमारा इंसुलिन है, ग्लूकॉन है, या सेमोटेस्टिन है, क्या है हमारा? जो आपका इसका आंसर होगा बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें आप समय लीजिए, अपना पॉज कीजिए, सोचिए और आंसर दीजिए। जिसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, वैसोप्रोसिन जो है। वैसोप्रोसिन जो है ये आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगली तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कौन सा 2 ग्रह है जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रह की तुलना में परिक्रमण, यानी कि जो उसका रोटेट करता है सन के अराउंड, वो विपरीत दिशा में होता है, उल्टी दिशा में होता है? तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा हमारा क्या बुध और शुक्र है, शुक्र शनि है, शुक्र अरुण है, या बृहस्पति या फिर अरुण है? तो ऑप्शन ए बी सी जो भी आपका आंसर सही है वो आप दीजिए। वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं और आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में जो है परिक्रमण करते हैं सूर्य का। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, यानी कि समझ रहे हो, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा रिफ्लेक्शन देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कम से कम समतल दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए ये पूछ रहा है। अब ये देखो, ऑप्शन है कि ए है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या ऑप्शन डी व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। यानी कि व्यक्ति की जो ऊंचाई है उसका हम हाफ रखेंगे, तब जाके समतल दर्पण की न्यूनतम आयु के माध्यम से उसका, किसका, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, यानी कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिख पाएगा, पूरी बॉडी रिफ्लेक्शन दे पाएगी। ठीक है, वरना नहीं दे पाएगी। ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है, या प्रेरित करता है? कौन प्रेरित करता है? किसको? ग्लूकोज को। देखो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल बनाता है? कौन सा एंजाइम है? अब ये एंजाइम का नाम बताना है। ये जाइमेल है, माल्टोज है, इनर्वेटेज है, या फिर डाइस्टेज है? तो अब आपको जो भी आंसर होगा इसमें ए बी सी आप दे सकते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका आंसर आपका होगा ए, यानी कि जाइमेज है। जाइमेज जो होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए आंसर सही है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे? कि ग्रहों की जो गति है, गति के जो नियम है, अब नियम है गति के कुछ, जो हमारा ग्रह होता है उसकी गति है, यानी कि उसका जो स्पीड है उसके कुछ नियम है। तो नियम यानी कि फॉर्मूले कह सकते हैं, किसने प्रतिपादित किए थे? तो न्यूटन ने किए थे, या गैलीलियो ने किए थे, केपलर ने किए थे, या कॉपरनिकस ने किए थे? ठीक है, तो ए बी सी डी जो भी आंसर होगा आपका, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे ग्रह की गति के नियम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मनुष्य की जो, इंसान की जो आंखें हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। अब मनुष्य की जो आंखें हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं।
अब वो कौन बनाती है? तो कॉर्निया पर बनाती है, आइरिस पे बनाती है, या पुतली बनाती है, या रेटिना बनाती है। तो ABCD कौन सा इसमें से सही होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें सही आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका रेटिना पर है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, ध्यान रखना। पुतली पे नहीं है, आइरिस पे नहीं है, कॉर्निया पे नहीं, रेटिना पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? यानी कि कौन सा कार्य हमारा एंजाइम से संबंधित है ना? हमारे शरीर में कौन सा काम ऐसा है जो एंजाइम से संबंधित है? या जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया में सहायता करता है। यानी कि एंजाइम क्या है? एंजाइम किस कार्य संबंधित है? जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। या विभिन्न पदार्थों के यानी कि विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में रक्त की मदद करता है, यह एंजाइम वो है। या फिर एंजाइम है ये शरीर कार्यों को नियंत्रित करता है, या फिर ये संक्रमण में लड़ने की मदद करता है। तो ऑप्शन ABC कौन सा इसमें से होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही सिंपल से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ए क्यों सही है? क्योंकि ये जो हमारा एंजाइम होता है ये जैव उत्प्रेरक है। क्या है ये? जैव उत्प्रेरक है। एक क्या कह सकते हैं इसको? एक कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट समझते हैं, उत्प्रेरक है। वो जैव उत्प्रेरक है जो कि शरीर में होने वाली रासायनिक केमिकल जो चेंजेस हैं, केमिकल जो रिएक्शन से प्रोग्रेस हमारी बॉडी में होते हैं उसमें सहायता करता है। क्या? एंजाइम। ये ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, खाली आपको समझना है। इसमें डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई भी। तो आपने अगर पढ़ाई की है, आपने पढ़ा है साइंस में, दिमाग लगाया है, थोड़ा भी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो कर लेंगे आप। प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है किससे होता है? अब प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है भाई? आयाम से है, या फिर तरंग दैर्घ्य से है, तीव्रता से है, वेग से है? किससे हो सकता है प्रकाश का रंग निर्धारित? तो ऑप्शन देखो ABCD कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा बी हमारा। कौन सा होगा? तरंग दैर्घ्य से। तरंग दैर्घ्य से जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? अब ये क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में? अब क्रैकर्स क्या है? क्रैकर्स समझ लो कि कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्रैकर्स यूज होता है। ये अब क्रैकर्स यूज होता है तो किस नाम से जाना जाता है इसको? तो ये हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, या ब्लू हैट हैकर्स, या एलीट हैकर्स? तो क्रैकर्स किस नाम से जाना जाता है? ये तो किस हैकर की श्रेणी में आता है, ये बेसिकली आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन सही होगा बी। ब्लैक हैट हैकर्स जो है, क्रैकर्स नाम ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं तो कंप्यूटर हैक करते हैं, कौन से वाले? ब्लैक हैट वाले। ब्लैक हैट मतलब ही श्रेणी दी गई है, कुछ अच्छे के लिए होते हैं, कुछ बुरे के लिए होते हैं, उनमें से एक है ब्लैक हैट हैकर्स। ये क्रैकर्स नाम जो है ब्लैक हैट हैकर्स को दिया जाता है। समुद्री तल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? यानी कि समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? कौन सी प्रक्रिया काम आएगी? अब प्रवेशतन है, या फिर उत्फूलन है, या फिर विद्युत पृथक्करण है, या फिर उत्क्रमण परासरण है? तो आपका आंसर ABCD कौन सा होगा? तो इसका बहुत सिंपल होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्क्रम परासरण। यह आपका आंसर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण है जो है, अब प्रदूषण है, अब प्रदूषण कहाँ है? वायुमंडल में है। तो उसमें से अब वायुमंडल को कैसे, किसके द्वारा या किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ऑक्सीजन के द्वारा हो सकता है क्या? क्या हो सकता है ये ऑप्शन में? नाइट्रोजन का कर सकता है, वर्षा कर सकता है, या हवा कर सकता है? तो दिमाग लगाना है। प्रदूषण जो है वायुमंडल में कौन साफ कर सकता है इनमें से? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा कर सकती है। आपने देखा होगा जब वर्षा होती है तो जितना प्रदूषण होता है वायुमंडल में वो क्लीन कर देती है। कैसे कर देती है? तो पानी ऊपर से गिरता है और क्लीन कर देती है,
और इसीलिए कहा जाता है कि पहली वर्षा में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वो गंदगी होती है, उसमें धूल मिट्टी कण जाता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम जितने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं सुपर 20 क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, बट निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत एग्जाम में, ये जो आपके बीपीएससी के एग्जाम होते हैं डिफरेंट आपके शेड्यूल्स में होते हैं, डिफरेंट आपके कैटेगरीज में होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये देखोगे आप इसमें हाइड्रोजन हो सकता है या एसिटिलीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या एसिटिलीन हो सकता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या हीलियम हो सकता है। तो कौन सा इसमें आंसर होगा, ABCD में से आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन का प्रयोग वेल्डिंग करने के लिए, कौन सी गैस है, एसिटिलीन और हाइड्रोजन का वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती है। अब ये यूजर के बारे में यानी कौन यूजर है, जो आप फोन लैपटॉप टैबलेट जो भी चलाते हैं उसके बारे में सूचना संग्रहित करने वाली, सूचना इकट्ठा करने वाली या सूचना देने वाली कौन सी जो है फाइलें हैं इसमें जो यूज होती हैं, किसमें, आपके कोई क्रोम कोई भी ब्राउजर में। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन क्या है, कुकीज़ है, फ्लेम है, स्पैम है या उपरिक्त में से कोई नहीं। तो उपरिक्त में से कोई तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है हमारा तीनों में से कोई होगा। अब कुकीज़ फ्लेम स्पैम जानते ही आप, इस वायरस एक तरीके का हो सकता है, कोई स्पैम होता है तो क्या गलत होता है, उसमें कोई वायरस छुपा होता है तो आपका फाइल या हैक कर लेता है कुछ भी। कुकीज़ होता है आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। 13 का ए है। क्यों ए है, क्योंकि कुकीज़ क्या करती है, कुकीज़ खाने वाली कुकीज़ नहीं है। कुकीज़ मतलब कुकीज़ होती है जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जो फ़ोन चला रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन आप जो सर्च कर रहे हो वो देने का काम करती है कुकीज़, ठीक है। तो सूचना संग्रहित कहाँ होती है यूज़र के बारे में, वो कौन सी, कुकीज़ में होती है, ध्यान रखना। अगला है वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब वैक्सीन सॉफ्टवेयर नाम से चल रहा है पता, वैक्सीन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मल्टीमीडिया की कमियों के लिए, ईमेल की कमियों के लिए, हैकिंग की कमियों के लिए, वायरस की कमियों के लिए। अब किस कमी के लिए यूज होता है, तो वैक्सीन नाम से चल रहा है पता, वैक्सीन सॉफ्टवेयर है, तो जाहिर सी बात है ये वायरस के लिए प्रयोग होगा। तो 14 का ऑप्शन होगा डी, वायरस के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त के श्वेत रक्त कणिका नहीं है। अब मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है, कौन सी नहीं है, न्यूट्रोफिल क्या नहीं है, अब आइसोसिनियोफिल है या फिर वेसिफिल है या जेंथिफिल है। अब जेनेटोफिल है या बेसोफिल है, ये आइसोनोफिल है या फिर न्यूट्रोफिल है। आपका ABCD जो भी आपका आंसर होगा आप सोच सकते हैं आप उसको। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेंटोफिल जो है ये क्या करता है, ये श्वेत रक्त जो है, श्वेत रक्त कणिका है जो है, इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों है बाकी के बाकी, ये देखेंगे आप, इनके पीछे एक थोड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन हम बार बार जाने की कोशिश करते हैं पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप बोलते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, उसके बाद प्रैक्टिस कम या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब चलो आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ग्रीन मफलर है, ये ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। अब ये क्या मृदा प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि से प्रदूषण है, या वायु से प्रदूषण संबंधित है, या जल प्रदूषण संबंधित है। तो ग्रीन मफलर आपने बहुत बार सुना होगा, ग्रीन मफलर ये बेसिकली रोड जो होते हैं उनके किनारे पेड़ लगा के बनाए जाते हैं। तो ये किसके लिए हो सकता है, तो जाहिर सी बात है ग्रीन मफलर पेड़ लगा के बनाए जा रहे हैं, रोड के आसपास बनाए जा रहे हैं, तो ये किसके लिए हो सकता है, ये होगा हमारा ध्वनि प्रदूषण के लिए। किसके लिए, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण के लिए। तो ध्वनि को जो हॉर्न बजाते हैं गाड़ी, और जो तरह तरह की जो गाड़ी के एकदम धूल निकलते हैं, जो भी मतलब एक साउंड क्रिएट हो रहा है गाड़ी के ट्रैफिक से जो भी है, उसके लिए ग्रीन मफलर लगाया जाता है। ग्रीन मफलर क्या है, पेड़ों की श्रृंखला होती है रोड के किनारे, उसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंच चुके हैं हम। अब निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अब ये देख सकते हैं फॉर्मूले लिखे हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कर लेंगे, नहीं याद है तो आप कोई दिक्कत नहीं, स्किप भी कर सकते हैं।
बट 17 का क्या हो सकता है हमारा आंसर? हमारा सही आंसर होगा 17 का क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि H2SO4 है। H2SO4 जो है ये अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है कि साइबरली शब्द या साइबरली की शब्दवाली में डीओस जो है अर्थ क्या होता है? डीओस का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये क्या डीएनएल ऑफ सर्विस है, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अब कोई नहीं तो हो नहीं सकता। 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिनायल ऑफ सर्विस है। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब है डोस। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो उसके बाद सर्च कभी कभी नहीं आता है, या वो क्या कह सकते हैं, वो सर्विस नहीं मिल पाती। अब इंटरनेट की सर्विस, इंटरनेट खराब हो सकता है, या वो कुछ सर्च करने में एरर आता है तो डोस लिखा हुआ आता है, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस, वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारा लास्ट के दो क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्या है? जैव उपचारण के लिए यानी कि बायो रेमिडिएशन के लिए तात्पर्य क्या है? इससे बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य क्या है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना, रोगाणुओं व कीड़ों पर या पीड़कों पर जैविक नियंत्रण पाना, या फिर शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण करना, या सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान करना। तो इसका आपका सही आंसर होगा जैव उपचारण। उपचारण मतलब चल रहा है पता ना, उपचार करना। जैव यानी कि बायो यानी कि जैविक है, तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन करना। जीव जब विषैले पदार्थों का निष्कासन किससे? पर्यावरण से करने लगते हैं, उसी को जैव रेमिडिएशन कहते हैं, यानी बायो रेमिडिएशन। रेमिडिएशन मतलब होता है दवाई या रेमेडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता? इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक है, कौन सा कंबाइंड है, अमीनो अम्ल से नहीं बनता है? तो वो क्या है? एडेनिन है, ये साइटोसिन है, अब गुआनिन है, या टायरोसिन है? तो ए बी सी डी कौन सा सही है इसमें से? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टायरोसिन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ये हमारी होती है सुपर 20 क्वेश्चन खत्म। मिलेंगे अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।